हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका स्वागत करता हूं मैं। हमारे यूनिट 4 चल रही है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कुछ बॉन्ड पेरीमीटर के बारे में। आज हम कुछ नए बॉन्ड पेरीमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी बॉन्ड लेंथ के बारे में, कोवेलेंट रेडियस के बारे में और वॉन डेर वाल्स रेडियस के बारे में। जैसे देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि कोई भी दो एटम जिनसे मिलकर मॉलिक्यूल बनता है वो एक दूसरे के साथ किसी बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं OH की, OH नेगेटिव आयन की, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के द्वारा जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस बॉन्ड की जो लेंथ है, टोटल लेंथ, यही इसकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। या यदि हम इस प्रकार से बात करें, इसको मैं ऑक्सीजन का एटम मान लूँ, इसको हाइड्रोजन का एटम मान लूँ, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कि इसकी टोटल जो लेंथ है वही इसकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। फिर हमने बात की थी कोवेलेंट रेडियस के बारे में। कोवेलेंट रेडियस के बारे में हमने बात की थी यदि हमारे पास क्लोरीन या हाइड्रोजन के दो एटम हैं इस प्रकार से, और ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं या हाइड्रोजन का जो भी है, तो हम जानते हैं ये गोला है, ये इसकी पूरी डायमीटर कहलाएगी, ये इस दूसरे गोले की डायमीटर कहलाएगी। फिर पुनः हम बात करें तो डायमीटर का हाफ उसकी रेडियस कहलाती है। ये इसकी रेडियस हुई, ये इसकी रेडियस हुई, यहाँ से हमने ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट हुई, इसको और इसको मिला दिया, ये मतलब कि O है आपका सेंटर है, तो ये RA और ये RB कहलाती हैं। मीन्स कि R ऑफ A और R ऑफ B इसकी कोवेलेंट रेडियस कहलाएंगी। और यदि वॉन डेर वाल्स रेडियस की बात हो जाए तो बच्चों, वॉन डेर वाल्स रेडियस में टोटल रेडियस काउंट कर ली जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वॉन डेर वाल्स रेडियस कोवेलेंट रेडियस का 2 टाइम्स होती है, या कोवेलेंट रेडियस वॉन डेर वाल्स रेडियस का हाफ होती है। वही आपने फिर इनकी रेडियस को लिया, इक्विलिब्रियम स्टेज है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल इस कंप्लीट एटम सहित ये इसकी रेडियस वॉन डेर वाल्स रेडियस कहलाती है। यानी कि हम बात करते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस पूरे डायमीटर को डिनोट करती है, जबकि कोवेलेंट रेडियस उसके हाफ यानी कि रेडियस को इंडिकेट करती है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ नए बॉन्ड पेरीमीटर के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आबंध कोण के बारे में। सबसे पहला है बॉन्ड एंगल। हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड से जुड़ा, जिन जिन एटम से मिलकर वो बना है उन एटम से एक बॉन्ड से जुड़ा होगा, और उन एटम के साथ वो जिस एंगल को बनाएगा वही उसका बॉन्ड एंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम वाटर की बात करें, HOH, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, ये इसकी इस प्रकार की स्ट्रक्चर है HOH, यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखो बच्चों, यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें तो OHH यानी कि HOH, अब ये इसकी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो गई, त्रिकोणीय संरचना, तो इनके बीच 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। यानी कि वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। कई किताबों में 105 डिग्री भी लिखा गया है। अब देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड एंगल है क्या। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन HH, केंद्रीय परमाणु के आसपास यानी कि दोनों, ये ऑक्सीजन दोनों ही हाइड्रोजन उसे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, उपस्थित आबंधन यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के जो बीच जो एंगल बनता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच जो एंगल बनता है
वही उसका बॉन्ड एंगल या आबंध कोण कहलाता है, जैसा आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यानी कि O क्या है, इसका सेंट्रल एटम है, ये हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के साथ 104.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि यहाँ पे हम बैलेंसी देखें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आप जानते हैं इस सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इस सिंगल बॉन्ड का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि 26, 6 के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यदि ऑक्सीजन है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि 2 और 2 4 तो हो ही गया, 4 और इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और 2 4, तो 4 ये हो गए, 2 6 और 2 8। इस प्रकार से इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। एक इस सिंगल बॉन्ड से जुड़कर 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 लॉन पेयर के द्वारा, तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी की। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बताती है कि किसी परमाणु की आइसोलेटेड सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। उसी प्रकार यदि हमें कोई बॉन्ड तोड़ना है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता हमें होगी वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, सॉरी, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है H सिंगल बॉन्ड Cl, तो इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और या इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी या एंथैल्पी की आवश्यकता होगी वो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। यही कहा गया है कि गैसीय स्थिति में दो परमाणु के बीच, यानी कि कोई भी दो परमाणु जिनसे वो मॉलिक्यूल मिलकर बना है, विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए स्टूडेंट, बॉन्ड एंथैल्पी का ऐसा यूनिट किलो जूल प्रति मोल होता है, सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह पे। देखियो, हाइड्रोजन के एक अणु में, हाइड्रोजन क्योंकि H2 है तो H और H सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होंगे, कि बॉन्ड एंथैल्पी 435.8 किलो जूल प्रति मोल है। देखिए हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, गैसेस स्टेट में है, टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में टूटेगा। यानी कि इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी को डेल्टा AH नॉट से दिखाया गया है, इसको नॉट पढ़ते हैं, 435.8 किलो जूल प्रति मोल। उसी प्रकार ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की बात करें आप, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन डायएटॉमिक होता है, नाइट्रोजन भी डायएटॉमिक है, लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, दो मॉलिक्यूल के बीच ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के दो एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, 6 इसके बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए डबल बॉन्ड होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें तो 7 होता है, 2 और 5 बैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड है नाइट्रोजन, जबकि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। तो उसी प्रकार ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए 498 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, 946.0 किलो जूल प्रति मोल। यहाँ पे एक चीज़ कही गई है बच्चों, यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यदि आबंधन विघटन एंथैल्पी अधिक है तो आबंध विघटन एंथैल्पी भी स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि मॉलिक्यूल यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आसानी से टूट जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी,
ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो उसको तोड़ने के लिए और अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। नाभिकीय द्विपरमाणु अणु के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो H+Cl से मिलकर बना होता है, गैसेस स्टेज में है, टूटेगा तो 431 किलो जूल प्रति मोल इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड H और Cl इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार H2O की बात करें तो H2O आप जानते हैं कि H+OH नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। H+ और OH नेगेटिव मिलकर वाटर बनाते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे H और OH तो इसके बीच 502 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप H, अब OH O सिंगल बॉन्ड H के द्वारा जुड़ा होगा तो इसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी जो होती है 427 किलो जूल प्रति मोल H और O को तोड़ने के लिए। देखो बच्चों डेल्टा H नेगेटिव के मानों में अंतर यह दर्शाता है कि परिवर्तित रासायनिक परिस्थिति के कारण द्वितीय OH आबंध ये वाला में कुछ परिवर्तन आता है। यही कारण है कि OH आबंध की एंथैल्पी विभिन्न अणुओं में जैसे एथेनॉल C2H5OH तथा जल में भिन्न होती है। वाटर के लिए अलग होती है क्योंकि हाइड्रोजन तो वहाँ पे भी है, एथेनॉल में भी है, मेथेनॉल में भी है, OH वाटर में भी है। तो अलग अलग स्टेज में उसको तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसीलिए बहुपरमाणु कणों में माध्य अथवा औसत आबंध ऊर्जा नामक पद का प्रयोग किया जाता है। एवरेज जैसे पॉलीएटॉमिक बनना, जैसे आपने वाटर की बात की H+OH नेगेटिव से मिलकर तो H तो ये तो टूट गया, H और OH को तोड़ने में पहले ऊर्जा की आवश्यकता होगी, फिर इस OH को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए उन दोनों को जोड़ देंगे। पहले तो H+ और OH पूरे वाटर को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा आई वो, प्लस फिर इस OH को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा आई वो, उन दोनों को जोड़ देंगे और उसका मीन निकाल देंगे यानी कि बटे 2 कर देंगे। तो आपने देखा कि H2O को तोड़ने के लिए 502 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता पड़ी, फिर OH को तोड़ने के लिए 427/2 यानी कि 464.5 किलो जूल प्रति मोल। अब देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम आबंध कोटि के बारे में या बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्वांटिटेटिव वैल्यू को बताती है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, मतलब हाउ मच, कितना। यानी कि दो मॉलिक्यूल यदि वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हैं H2 H सिंगल बॉन्ड H तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगी। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड H सिंगल बॉन्ड Cl के द्वारा जुड़े हैं तो इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगी। यदि O2 की बात करें तो O डबल बॉन्ड O के द्वारा जुड़े हैं तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगी। उसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें, N2 की बात करें तो N2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगी। यानी कि किसी मॉलिक्यूल में जो एटम, जिन एटम से वो मॉलिक्यूल बना है वो एटम यदि सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगी। यदि वे डबल बॉन्ड से आपस में जुड़े हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगी। यदि वे ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगी। तो ये इजी है, आप समझ चुके होंगे। उसी प्रकार समिलैक्ट्रॉनी अणु में, समिलैक्ट्रॉनी मतलब कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, F2 और O2 2 नेगेटिव में आबंध कोटि 1 है। मैं आप इसको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। F2 और O2 2 नेगेटिव में, O2 यानी कि एक ऑक्सीजन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से है, 2 ऑक्सीजन का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन से होगा। 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो 16 + 2 18। इसी प्रकार N2 कार्बन मोनोऑक्साइड NO+ नाइट्रस ऑक्साइड की बॉन्ड ऑर्डर 3 है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एक उपयोगी सामान्य सहसंबंध यह है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी यानी कि उनके बीच जो बॉन्ड हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बढ़ने पर बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती है। यानी कि यदि वो सिंपल सा आप जानते हैं
कि यदि सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होंगे तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है एनर्जी की, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी और अधिक होगी। यानी कि बोलने का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड एंथैल्पी का मान बढ़ता है, लेकिन उनकी बॉन्ड लेंथ का मान घटता है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, तो बॉन्ड एंथैल्पी का मान तो अधिक होगा, लेकिन उनकी बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई का मान कम होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने बात की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, और बॉन्ड एंगल क्या होता है। इससे आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।